हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास नंबर 3 के अंतर्गत, जो कि जिसमें अपन यूनिट नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, कर्व लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों आज की जो क्लास है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है बेसिक्स के हिसाब से। और अभी तक अपन पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे अभी तक अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो बेसिक जो पढ़ रहे हैं अपन, उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बताओ भाई साहब। और देखो मैंने पहले ही बोल दिया आपको 5 मिनट का या 10 मिनट का टेस्ट आपका ज़रूर लूँगा, यानी कि पीछे का सब कुछ याद होना चाहिए। देखो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताता हूँ मैं आपको क्या है कि यहाँ पे आपको जैसे कोर्स की बात करते हो आप, लेट होगा कैसे भी होगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो मैं पढ़ाता हूँ डेली, उसको डेली पढ़ लीजिए, आपका काम ये है बस, ठीक है। क्योंकि आप साथ के साथ पढ़ते चलोगे तो आपका जो कोर्स है, यदि मान लो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले भी होता है ना, तब भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने साथ साथ में याद कर लिया है। और अब केवल आपको एक बार रिवीजन करने के बाद में आपका पूरा सिलेबस तैयार है। तो इसलिए क्या करो भाई, जैसे मैं पढ़ाता हूँ डेली, आपको डेली शाम को पढ़ लिया करो एक बार। जैसे आपका 15 से 20 मिनट लगती हैं, अपन यहाँ पे पढ़ाएंगे, मान लो ये कितने देर पढ़ाएंगे, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। अब इसको रिवीजन करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। डेली ये करना है आपको बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिलेबस की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो एक बात मेरे को ये बताओ कि पीछे अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो ये देखो पीछे हमने अभी तक देखो क्या क्या पढ़ा है, निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा है। निर्देश तंत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय, बेलनीय, वक्र रेखीय, लांबिक, वक्र रेखीय पढ़ा है, ठीक है। उसके अंतर्गत उसका निरूपण किस प्रकार करते हैं निर्देशांकों का, वो भी पढ़ा है हमने, कार्तीय में एक्स वाई जेड के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं गोलीय में आर थीटा फाई के रूप में करते हैं, बेलनी में फिर अपन किसके रूप में करते हैं, रो फाई जेड के रूप में, फिर उसमें U1 U2 U3 के रूप में, लांबिक में भी U1 U2 U3 के रूप में करते हैं। लेकिन लांबिक में क्या होता है, हमारे पास 90 डिग्री कोण का अपन उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में। तो ये तो रही अपनी पीछे की कहानी। और उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा है, देखो ये चल रही है अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स की डिक्शनरी चल रही है, शब्दकोश है ये, इसके बिना आगे अपन नहीं बढ़ सकते हैं। आगे अपन इन कॉन्सेप्ट का या इन मतलब डेफिनेशन का उपयोग करेंगे अपन, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में आपको। तो यहाँ पे देखो उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, बेस वेक्टर, आधार सदिश के बारे में पढ़ा था, अदिश गुणांक के बारे में पढ़ा, इकाई सदिश के बारे में पढ़ा था, सदिश क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। तो ये कहानी थी अभी तक अपनी पीछे की 2 क्लासों में, ठीक है। और आज की क्लास आज अपन स्टार्ट करेंगे, और आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन रेखीय अल्पांश के बारे में, पृष्ठीय अल्पांश, आयतनीय अल्पांश के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये भी हमारी वही है, मैथमेटिकल फिजिक्स की डिक्शनरी चल रही है अभी तक। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनके फॉर्मूलेज हैं, उनको यहाँ पे अपन ड्राइव करेंगे और उनको अपन याद करेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और बात के साथ में आपको थोड़ा मोटिवेट भी करना चाहता हूँ। आगे बात समझ में। बस मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप केवल का आपका जो काम है वो ये है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहिए साथ के साथ, तो आपके अच्छे नंबर यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स में आ जाएंगे। और रही बात मोटिवेशन की, तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे एक मोटिवेशनल कोड पढ़ेंगे आपके सामने, उसके साथ अपन क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों ये आपने मोटिवेशनल कोड है, ये काफ़ी बार सुना होगा, और हमारी जो उत्कर्ष क्लासेज हैं, उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर की हैं, तो वहाँ पे जो गौरव सर हैं जो कि हमारे पास करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो इस मोटिवेशन कोड का डेली उपयोग करते हैं। और इस मोटिवेशन कोड से मैं भी काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ इसको कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। फिर हौसलों ने पलट कर जवाब दिया, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो यहाँ पे बातचीत चल रही है मंजिल की और हौसलों की। तो मंजिल ने कहा कि हौसले तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन हौसलों ने कहा, मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तेरी भी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे रोक दे, मैं तुझे पाकर रहूँगा। तो आज के इस मोटिवेशनल कोड के साथ में हमें ये प्रेरणा लेनी है कि मंजिल चाहे हमारी कितनी भी दूर हो, हमारा जो हौसला है अगर वो मजबूत होगा तो कोई सी मंजिल को अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो यही मैं बात बोल रहा हूँ आपको कि मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको केवल रेगुलर पढ़ाई करनी है, उसके अलावा आपको कहीं पे भी ध्यान नहीं देना है। कोर्स का
पूरा जो काम है वो मेरा है, कोर्स मैं करवाऊंगा आपको, आपका काम केवल पढ़ना है और आप रेगुलर पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ में आगे बढ़ते हैं अपन और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है हमारा रेखीय अल्पांश। क्या है हमारा? रेखीय अल्पांश बोलते हैं इसको। ठीक है, लेंथ एलिमेंट बोलते हैं इसको, लेंथ एलिमेंट, रेखीय अल्पांश। ठीक है, अब यहां पे अपन ने टॉपिक तो डाल दिया रेखीय अल्पांश। ठीक है, और मेरे हिसाब से देखो क्वालिटी भी बेस्ट आ रही होगी आज। कुछ यहाँ पे मैंने बदलाव किए हैं छोटे छोटे, देखो डेली में कुछ न कुछ चेंज करता रहता हूँ क्वालिटी के अंतर्गत, तो इसलिए बेस्ट क्वालिटी आपको देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। और ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आपको आ रही होगी। आगे बात समझ में? तो इसमें समझने की कोई बात थी नहीं, बस केवल मैं आपको बता रहा था। अब बात करते हैं रेखीय अल्पांश के बारे में, लेंथ एलिमेंट के बारे में। ये क्या होता है और किस प्रकार यहाँ पे मैथमेटिकल डिक्शनरी में ये शब्द अपन उपयोग कर रहे हैं। तो रेखीय अल्पांश क्या होता है? चलो ठीक है, हमने पढ़ा था किसी भी पार्टिकल के बारे में, उसका जो पोजीशन का वेक्टर होता है, स्थिति सदिश होता है, आपको पता है कितना क्या होता है वो? आर वेक्टर होता है। हमारे पास जो पोजीशन का सदिश होता है वो कितना होता है? आर वेक्टर होता है। किसी भी पार्टिकल के लिए हमारे पास आर क्या होता है? उसका स्थिति सदिश होता है। ये आप जानते हो इस बात को? ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे अपन रेखीय अल्पांश समझेंगे किसकी सहायता से? आर वेक्टर की सहायता से। ठीक है, यदि अपन स्थिति सदिश का परिमाण निकाल लें, क्या कर लें? इसका अपन मॉडुलस निकाल दें, इसका परिमाण निकाल दें, तो रेखीय अल्पांश कहलाता है। अरे आई के कुछ बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर क्या है हमारे पास? किसी भी पार्टिकल के लिए स्थिति सदिश कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन किसी भी कण के लिए अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं आर वेक्टर, उसका स्थिति सदिश कहलाता है। यदि अपन क्या करते हैं, यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे इसका मॉडुलस निकाल दें, तो ये क्या कहलाता है अपना? रेखीय अल्पांश कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आपको काम क्या करना है कि यहाँ पे अपन आर वेक्टर का उपयोग ना करते हुए अपन किसका उपयोग करेंगे? डेल आर वेक्टर का। किसका? डेल आर वेक्टर। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्पांश की बात कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो अल्पांश का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे अपन को डेल आर वेक्टर का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेखीय अल्पांश क्या होता है? तो रेखीय अल्पांश को यहाँ पे अपन जो निरूपित करते हैं वो करते हैं अपन किससे? डेल एल वेक्टर से। ठीक है, लेंथ एलिमेंट है और इससे अपन मतलब इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं डेल वेक्टर से। ओके, तो यहाँ पे अपन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर बोलें तो क्या होती है? किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी कण के लिए अल्पांश स्थिति सदिश का परिमाण, यानी कि यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखें अपन, तो अल्पांश स्थिति सदिश का जो परिमाण होगा हमारे पास, उसका जो मॉडुलस होगा वो हमारे पास क्या होगा? रेखीय अल्पांश कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा रेखीय अल्पांश का फॉर्मूला हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो रेखीय अल्पांश होता है, अब देखो यहाँ पे इसका जो नाम है लेंथ एलिमेंट, अब यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है कि ये क्या है? लेंथ में, अर्थात एल है हमारे पास। तो आपको भी पता है कि लेंथ होती है हमारे पास वो केवल 1D के लिए होती है, अर्थात अपना रेखीय जो अल्पांश होगा ये 1D में निरूपित किया जाता है। 1D में, 1V में 1D में निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। अब आप इसको समझो यार सिंपल तरीके से कि जिस प्रकार अपन बात करते हैं कि हमारे पास देखो लेंथ है तो सिंपल लेंथ होगी। ठीक है, अगर विड्थ होगी, लेंथ विड्थ दोनों है तो वो एरिया हो जाएगा, और लेंथ विड्थ और हाइट तीनों हैं तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसी प्रकार पढ़ेंगे अपन, रेखीय पढ़ेंगे, फिर पृष्ठीय पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आयतनीय। बस वही है, पढ़ा हुआ है बिल्कुल, बस ये बेसिक चल रहा है अपना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? रेखीय अल्पांश के बारे में पढ़ा कि हमारे पास यदि किसी भी पार्टिकल के लिए अल्पांश सदिश है हमारे पास डेल आर वेक्टर, यदि इसका अपन परिमाण निकाल दें, इसका मॉडुलस निकाल दें, तो हमारा क्या कहलाता है? वो रेखीय अल्पांश कहलाता है, जिसको अपन मॉडुलस डीएल वेक्टर या फिर डीएल वेक्टर के रूप में इसको निरूपित करते हैं। और ये सदिश क्वांटिटी, ये सदिश राशि होती है। अब यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने यहाँ पे जब जब अपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, आपको याद हो तो, किसके बीच में, जब अपने यहाँ पे बेसिक पढ़ा था पीछे की तरफ, और एकांक सदिश जब अपन ने निकाला था, उसके बाद में जब वहाँ पे अपन ने फॉर्मूला निकाला किस किसके बीच में, स्थिति सदिश के रूप में, एकांक सदिश के रूप में, और वहाँ पे अदिश गुणांक के रूप में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो, किसके रूप में, डी आर वेक्टर के रूप में। याद करो भाई, देखो ये बेसिक है, और मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ बेसिक जो पीछे का है ना उसको बिल्कुल क्लियर रखो, एक एक जो फॉर्मूला है उसको याद कर लो। तो डी आर वेक्टर का एक फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, जिसका नाम है H1 DU1 E1 कैप प्लस में H2 DU2 E2 कैप प्लस में H3, और यहाँ पे बात करते हैं, इसको आप पहले लिखो भाई साहब, यहाँ पे लिखेंगे DU3 और यहाँ पे आएगा E3 कैप। तो ये फॉर्मूला मैं आपसे पूछता हूँ, आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ा है बताओ? तो मना तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप पीछे कॉपी को उठा के देखोगे ना तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे दिख जाएगा। ये फॉर्मूला अपने ड्राइव कर रखा है कि डी आर वेक्टर बराबर H1 DU1 E1 कैप, H2 DU2 E2 कैप और H3 DU2 E3 कैप। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ का पता होना जरूरी है। आर वेक्टर यहाँ पे स्थिति सदिश है, H1 यहाँ पे अदिश गुणांक है, E1 यहाँ पे इकाई सदिश है, U1 हमारे पर निर्देशांक है, ये सभी के बारे में आपको पता है। बस अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन करनी है हमें, और यहाँ पे देखो DL इज इक्वल टू, या फिर अपन DL वेक्टर लिख देते हैं, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे मॉडुलस लेंगे अपन, इसका जो परिमाण है उसको निकालेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास मॉडुलस का डी आर वेक्टर। और आपको पता है कि इसका परिमाण कैसे निकालते हैं अपन, अंडर रूट में क्या जाएगा, देखो H1 DU1 का स्क्वायर प्लस में H2 DU2 का स्क्वायर प्लस में H3 DU3 का स्क्वायर। अरे भाई परिमाण निकालते हैं अपन इसी प्रकार से निकालते हैं, जो मॉडुलस निकालते हैं अपन इस प्रकार निकालते हैं। तो अंडर रूट में क्या कर दिया हमारे पास, H1 DU1 का स्क्वायर। अब देखो E1 E2 E3 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास वो इकाई सदिश है। क्या है, इकाई सदिश हैं, जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है। आगे बात समझे, एक होता है इनका परिमाण, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, इनका तो एक एक हो गया, तो उनको अपन लिखें चाहे नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास DL वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट में H1 D1 का स्क्वायर, H2 DU2 का स्क्वायर, H3 DU3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने यहाँ पे क्या करा है बताओ, यहाँ पे अपन ने सिंपल यहाँ पे ये वैल्यू अपन को याद है, और यहाँ से अपन ने वैल्यू को उठाया है और यहाँ पे पुट कर दिया बस। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, छोटा छोटा है, यहाँ पे छोटी छोटी कैलकुलेशन है, छोटा छोटा काम अपन कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपन फॉर्मूला निकाल लेंगे किसका, रेखीय अल्पांश का। तो एक बात मैं कहूँ, यहाँ पे देखो U1 U2 U3 यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तीनों निर्देशांक यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ U1 निर्देशांक के अनुदिश बात करूँ, मैं अगर निर्देशांक के अनुदिश या सापेक्ष अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो अगर U1 की बात करेंगे, अर्थात देखो यहाँ पे देखो ये अपने पास x y z है, ये x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल अगर x की बात करता हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे y बराबर 0 z बराबर 0 होगा। साफ सी बात है यार, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल अगर अपन x स्थिति या x अक्ष पर बात कर रहे हैं, तो क्या पार्टिकल हमारे पास y और z पर मौजूद होगा क्या, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे y और z का मान 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो अपने पास U1 निर्देशांक के अंदर से बात कर रहे हैं, तो हमारे पास देखो U2 और U3 का जो मान है हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो यार। तो यहाँ पे DL बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, DL बराबर हमारे पास आ जाएगा DL वेक्टर मॉडुलस में इज इक्वल टू बात करते हैं अंडर रूट में हमारे पास देखो H1 और DU1 का स्क्वायर, और बाकी ये दोनों 0 हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास देखो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है DL, ठीक है। DL बराबर हमारे पास आ जाएगी, ये अंडर रूट यहाँ स्क्वायर हट जाएगा ये, तो H1 DU1। अब यहाँ पे H1 आ रहा है, D1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी L1 लगा दो। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे अब रेखीय अल्पांश का जो मान आया है हमारे पास, लेंथ एलिमेंट का जो मान आया है वो कितना आया हमारे पास, डेल L1 H1 DU1, ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, रेखीय अल्पांश की, लेंथ एलिमेंट की। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। और देखो अगर अपन बात करें इसी प्रकार, यहाँ पे U1 के सापेक्ष निकाला है तो U2 के सापेक्ष निकालेंगे, तो U2 पे निकाल लेंगे, U3 के निकाला तो U3 के निकाल लेंगे। तो इस प्रकार अपन और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ,
तो यहाँ पे जैसे और भी निकालते हैं, यहाँ पे जैसे कि अपन DL2 की बात करते हैं तो देखो H2DU2 आ जाएगा, और DL3 की बात करें तो H3DU3 आ जाएगा। इस प्रकार पर निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे U2 निर्देशांक के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास U2 है, तो हमारे पास U1 U3 0 हो जाएगा। फिर अगर U3 के सापेक्ष करेंगे तो U1 U2 0 हो जाएगा। बस उसी प्रकार निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है। और यदि अपन बात करें अगर ये कोऑर्डिनेट हमारे पास ये किसके रूप में है, अभी हमारे पास ये सदिश रूप में नहीं है, ठीक है, सदिश रूप में नहीं है, अर्थात इसमें डायरेक्शन मौजूद नहीं है अभी तक। अगर अपन इसको सदिश रूप में लिख दे वेक्टर फॉर्म में, तो सदिश रूप में बात करते हैं तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे बताओ भाई? तो सदिश रूप में लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे इसके ऊपर, और है क्या वेक्टर, और हमारे पास H1DU1, और हमारे पास इकाई सदिश भी आएगा यहाँ पे E1 कैप, ठीक है। और DL2 की बात करते हैं हमारे पास, तो H2DU2, और हमारे पास कितना आ गया E2 कैप, और डेल L3 वेक्टर बराबर तो H3DU3 और E3 कैप। ये हमारे पास आ गया वेक्टर फॉर्म में, सदिश फॉर्म में हमारे पास रेखीय अल्पांश हमारे पास आ चुका है। तो ये कहानी हो गई हमारे पास किसकी? रेखीय अल्पांश की, लेंथ एलिमेंट की पूरी कहानी हो गई। अब बताओ इसमें क्या था? हमने सिंपल क्या करा भाई, रेखीय अल्पांश को समझा। रेखीय अल्पांश क्या होता है? हमारे पास किसी भी पार्टिकल के लिए जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर R होता है, उसमें भी क्या करेंगे अपन अल्पांश की बात करेंगे। अल्पांश से पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो उसका अपन मॉडुलस निकालते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, रेखीय अल्पांश डेल एल हो गया, ठीक है, डेल एल वेक्टर हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या कहा हमने कि ये 1D के लिए बात करते हैं, क्योंकि 1D के लिए क्यों होता है, देखो इसको समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो अपन बात करते हैं, ये इस प्रकार अपन समझते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, ठीक है। मान लो ये क्या है हमारे पास, मान लो ये विड्थ है, और ये हमारे पास क्या हाइट है। अब जैसे मान लो हमारे पास केवल सिंपल लेंथ है, तो एक बात बताओ, ये सिंपल अपन लेंथ के रूप में अपन इसको 1D के रूप में तो दर्शा सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास विड्थ भी है तो इसको 2D में दर्शा देंगे, और हमारे पास हाइट भी है तो ये 3D हो जाएगा। तो इसीलिए अपन हमारे पास केवल लेंथ हमारे पास उपलब्ध है, तो अपन इसको 1D में ही निरूपित कर सकते हैं। उसके बाद में देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ से याद होएगा आपको? जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? देखो पीछे लिखा रखा है ये फॉर्मूला, आप देख सकते हो नोट्स में। तो dr वेक्टर ये फॉर्मूला आपको लिखा रखा है। उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट करिए सिंपल। उसके बाद हमने यहाँ पे U1 निर्देशांक के साथ बात करिए, तो मैंने आपको कहानी समझाई कि हमारे पास U2 3 का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू निकाल दी। और यहाँ पे अपन बात करते हैं ये सिंपल किसके रूप में है, ये सदिश रूप में नहीं है, तो DL बराबर हमारा H1DU1, और अब सदिश रूप में लिखेंगे तो हमारे पास इकाई सदिश भी यहाँ पे आ जाएगा, E1 E2 E3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, DL1 बराबर H1DU1, L2 के लिए H2U2, L3 के लिए H3DU3। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे अपन ने रेखीय अल्पांश के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं भाई साहब, आगे चलो, आगे चलते हैं। अपन किसके बारे में बात करते हैं? पृष्ठीय अल्पांश के बारे में, सरफेस एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सरफेस में क्या होगा? सरफेस में हमारे पास उसको 2D में व्यक्त करेंगे, उसकी कहानी को वहाँ समझाते हैं भाई। आगे चलो भाई, वहाँ समझाएंगे उसको। अब यहाँ पे अपना जो सेकेंड टॉपिक है वो है आज का हमारा, जिसका नाम है पृष्ठीय। बात करते हैं, क्या नाम है उसका? पृष्ठीय अल्पांश, ठीक है। क्या नाम है? पृष्ठीय अल्पांश, सरफेस एलिमेंट की बात करते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने इसको लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझते हैं क्या चक्कर है। देखो भाई इसका क्या चक्कर है। पृष्ठीय अल्पांश क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले तो, ठीक है। हमारे पास अभी अपने पढ़ा रेखीय अल्पांश, अभी तक अपने पढ़ा है, पीछे अभी पढ़ा है, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। यदि अपन दो रेखीय अल्पांशों का सदिश गुणनफल कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो वह पृष्ठीय अल्पांश कहलाता है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यदि दो रेखीय अल्पांशों का सदिश गुणनफल क्या कर दें? सदिश गुणनफल, यानी कि गुणनफल कर दें। क्या करते हैं? सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो वह हमारा कहलाता है पृष्ठीय अल्पांश कहलाता है। पृष्ठीय अल्पांश कहलाता है, ठीक है भाई साहब। पृष्ठीय अल्पांश कहलाता है, मान लिए इस बात को, आपकी को मान लिए भाई साहब, ठीक है।
और हमने कहा, इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको अपन 2D में व्यक्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेंथ के साथ साथ विड्थ भी आ जाती है, तो इसको 2D में व्यक्त कर देते हैं अपन। तो ये हो गया पृष्ठीय हमारे पास। ठीक है भाई, बेसिक चल रहा है, बेसिक को समझो बिल्कुल ध्यान से। तो 2D में व्यक्त करते हैं इसको। और इसको निरूपित किससे करते हैं? इसको निरूपित करते हैं अपन डेल एस वेक्टर, या फिर अब कई गुरुजी हैं इसको डेल ए वेक्टर से भी निरूपित कर देते हैं। तो ये कहानी रही पृष्ठीय अल्पांश की कहानी। आगे बात समझ में। अब करते हैं इसका थोड़ा बहुत मैथमेटिकल जो भी रहता है हमारे पास, उसको कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सिंपली। हमारे पास देखो क्या हो गया, डी एस वेक्टर या फिर डी ए वेक्टर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये क्या होता है हमारे पास, जैसे कि दो हमने क्या ले लिए, दो रेखीय अल्पांश ले लिए, डेल L1 ले लिया और क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया, उसका सदिश गुणनफल करवा दिया उसका दूसरे के साथ में। तो वेक्टर तो लगाओ, यहाँ पे सदिश लगा रहे हो तो यहाँ पे डेल L1 और डेल L2 का अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे करवा दिया। और यहाँ पे अभी जस्ट आपने मात्र 1 मिनट पहले आपने यहाँ पे पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो डेल L1 का मान होता है सदिश के रूप में, वो क्या होता है बताओ, H1 DU1 E1 कैप। और L2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे L2 लिख देंगे, H2 U2 और E2 कैप लिख देंगे। बात सही है? सही बात है। तो चलें आगे। अब आगे चलते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर दो भाई साहब। तो वैल्यू पुट करने के बाद में क्या आएगा बताओ, यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, करो वैल्यू तो पुट करो, उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे डेल एस वेक्टर बराबर हमारे पास देखो H1 U1 E1 कैप, क्रॉस करा दिया अपन ने H2 U2 E2 कैप के साथ। अब देखो जो H1 है H2 को साथ में ले आते हैं, U1 और U2 को साथ में ले आते हैं, अपन करेंगे E1 कैप और क्रॉस करेंगे E2 कैप का। अब E1 क्रॉस E2 क्या होता है, अब ये कहानी आपको पता होना चाहिए पहले से। अब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अपन बता देते हैं यार, निराश होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये चक्कर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। देखो E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप, ये कहानी समझी होगी आपने। समझो इस बात को, ये कहानी आपने समझी होगी। यहाँ पे अपन E1 E2 E कैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लांबिक वक्र निर्देश तंत्र में अपन ने जो इकाई सदिश लिया है वो E1 E2 E3 उपयोग में लिया है। अपन इसकी जगह I1 वो लोग क्या लेते थे, अपन आई कैप जे कैप के कैप लेते थे। तो यहाँ पे जब अपन करते थे आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आता था, के। उसी प्रकार यहाँ पे E1 और E2 का क्रॉस करेंगे तो E3 आएगा। बस ये कहानी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो डी एस वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा H1 H2 U1 U2, ठीक है। और E1 और E2 का हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है वो क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास E3 कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आ गया, ये पृष्ठीय अल्पांश आ गया, ये आ गया हमारे पास सरफेस एलिमेंट। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इसी प्रकार सिमिलरली अपन और भी यहाँ पे एलिमेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं, देखो डी एस वेक्टर, देखो यहाँ पे अपन ने बात करी किसकी, H1 H2 की बात करी है। अब यहाँ पे बात करें अपन H2 H3 की बात कर ले तो, जैसे मान लो यहाँ पे अपन L1 L2 लिया है, यहाँ पे अपन L2 L3 ले ले तो कोई बात नहीं, ले लो भाई, आपकी इच्छा है, आपके अनुसार अपन कर सकते हैं कुछ भी। ये हमारे पास आ जाएगा। देखो यहाँ पे अपन इसको सीधा लिखते हैं तो देखो क्या आएगा हमारे पास, देखो H2 H3 आ जाएगा, डेल U2 डेल U3 आ जाएगा। और फिर बात किसकी रहेगी, अंदर अंदर रहेगी हमारे पास E2 क्रॉस E3 की रहेगी भाई साहब। अब आप देख लो E2 क्रॉस E3 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, H2 H3 U2 U3 और हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, E1 के। कोई दिक्कत। इसी प्रकार अगर अपन यहाँ पे डेल एस वेक्टर को अपन ऐसे इस प्रकार लिख दें, L3 क्रॉस DL वेक्टर, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है बताओ, यहाँ पे जाएगा H3 और H1 और डेल U3 डेल U1 और यहाँ पे क्या होगा फिर देखो E3 और क्रॉस E1 होगा तो E2 आ जाएगा। तो ये कहानी आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए और इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1% भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताओ इस फॉर्मूले में, बताओ कोई है क्या प्रॉब्लम।
अपन ने किया ही क्या है, अपन ने कुछ नहीं करा है, हमने रेखीय अल्पांश पढ़े थे, लेंथ एलिमेंट पढ़े थे अपन ने, लेंथ एलिमेंट पढ़े थे तो उनका क्या करा दिया अपन ने, क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया दो का, तो वो हो गया हमारे पास पृष्ठीय अल्पांश, क्या हो गया, सरफेस एलिमेंट। तो ये कहानी रह गई हमारे पास सरफेस एलिमेंट की। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, हमारे पास सरफेस अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम अल्पांश वॉल्यूम अल्पांश पढ़ेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलो। तो यहाँ पे अब पढ़ेंगे अपन आयतन अल्पांश के बारे में, वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में। अब ये क्या होगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो। अब तो यार वोडाफोन आइडिया एक हो गई, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, अपन वोडाफोन लगा सकते हो। चलो ठीक है, ये तो मजाक की बात हो गई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे अपन ने पृष्ठीय में, अपन ने सरफेस में दो रेखियों का क्रॉस किया था, क्रॉस प्रोडक्ट किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन करेंगे आयतन के अंतर्गत क्या करेंगे अपन, जो तीनों रेखीय होते हैं ना, रेखीय अल्पांश होते हैं, उनका अपन अदिश गुणनफल करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। आइए भाई साहब समझते हैं, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। अब कैसे करेंगे बताओ, यहाँ पे हमारे पास जो रेखीय अल्पांश है, रेखीय अल्पांश, रेखीय अल्पांश नहीं अल्पांशों, क्योंकि तीन की बात करेंगे यहाँ पे, रेखीय अल्पांशों का यहाँ पे क्या करेंगे अपन, त्रिअदिश गुणनफल करेंगे यहाँ पे अपन, मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट, वहाँ पे किया था क्रॉस, यहाँ पे करेंगे डॉट, त्रिअदिश गुणनफल करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा फिर, हमें आयतन अल्पांश मिल जाएगा, हमें यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट मिल जाएगा, आयतन अल्पांश मिल जाएगा। ठीक है, ये कहानी मेरे हिसाब से आपको अल्टीमेट तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे बात करते हैं, अपने पास देखो लेंथ भी आ गई, हाइट भी आ गई, विड्थ भी आ गई, तो अपन इसको अपन 3D में, थ्री डी में व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, आयतन अल्पांश को, तो ये डी टो या फिर डीवी से निरूपित करते हैं इसको। सिंपल सी बात है यार, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो थोड़ा बहुत मैथमेटिकली प्रूफ रहता है उसको कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। क्या कहता है देखो मैथमेटिकली प्रूफ, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें पता है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कि DL1 वेक्टर का जो मान है वो कितना होता है बताओ, H1 DU1। अब ये तो याद होना चाहिए यार, फटाफट बोलो इसको, H1 DU1 E1 कैप। यहाँ पे देखो इस प्रकार अपन DL2 की बात करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, H2 DU2, ठीक है, और E2 कैप। और यहाँ पे इस प्रकार अपन डेल L3 की बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, H3 DU3 और E3 कैप आ जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे तीनों की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, याद नहीं रट जानी चाहिए। ठीक है, कितनी बार पढ़ लिया अपन ने, अभी पढ़ा, पीछे भी पढ़ा, और वहाँ पे पृष्ठीय में पढ़ा था, पृष्ठीय में नहीं रेखीय में। तो यहाँ पे बात करते हैं आगे, अब आगे फटाफट चलो। यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन, इनका त्रिअदिश गुणनफल करेंगे इनका। तो कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, हलवा नहीं है, हलवा नहीं है। चलिए आई बात समझ में। तो यहाँ पे करेंगे अपन इनका डॉट प्रोडक्ट, डी तो बराबर अपन करेंगे, देखो ये हमारे पास L1 L2 L3 है, तो किस प्रकार करेंगे, तो ध्यान से देखो एक बार, H1 DU1 और E1 कैप, ये कर दिया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, H2 DU2 E2 कैप, अंदर करेंगे क्रॉस। आगे बात समझ में। तो इसलिए मैं बोल रहा था आपसे कि थोड़ा सा ध्यान से देखो एक बार, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या आएगा, H3 DU3 और E कैप। तो क्या किया हमने, यहाँ पे अपन ने करा तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट किया है, लेकिन अंदर किया है क्रॉस और बाहर किया है डॉट। ये है अपना तरीका है इसको सही तरीके से लिखने का। आगे बात समझ में। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं अपन, आगे चलेंगे भाई, आगे चलो, आगे चलो। और क्या करेंगे बताओ, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन, डॉट प्रोडक्ट बाहर कर दिया अपन ने, तो डी टो बराबर यहाँ पे अपन कर देते हैं, देखो क्या आ जाएगा, H1 H2 H3 को अपन ले लेते हैं बाहर की तरफ। क्या करते हैं, हमारे पास जो H1 H2 जो H3 है उसको ले लेते हैं अपन बाहर की तरफ। आगे बात समझ में। और ये मक्खी आ गई बीच में यार, इसको उठाते हैं।
तो यहाँ पे अब क्या करेंगे बताओ भाई फटाफट। यहाँ पे अपना जो काम है वो ये है कि यहाँ पे डी टो का जो मान है देखो यहाँ पे H1 H2 और H3 ये तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। और उसी के साथ में देखो हमारे पास ये आ जाएगा डेल U1 U2 और U3 भी बाहर आ जाएगा। आ गया बाहर। हमारे पास क्या बचेगा देखो अंदर बचेगा हमारे पास देखो E1 कैप और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा और E2 कैप और क्रॉस आएगा E3 कैप। इस प्रकार यहाँ पे अपने अंदर की साइड आएगा। तो अब निकाल लो E2 और E3 का जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास जो चक्कर बनाया था मैंने उससे क्या आएगा E1 कैप आ जाएगा। तो H1 H2 H3 तो यहाँ पे देखो DU1 U2 और U3 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई हमारे पास E1 कैप डॉट E1 कैप। अब एक बात मेरे को आप ये बताओ कि स्वयं का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। E1 कैप डॉट E1 कैप क्या होगा 1 होता है। तो हमारे पास डी टो की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास H1 H2 H3 DU1 DU2 और DU3। तो ये आ गई हमारे पास आयतन अल्पांश की वैल्यू। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी। मेरे हिसाब से तो कहीं भी नहीं थी, कहीं पे भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल वे में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है बस, और क्या है। तो आज का बस अपना इतना ही टॉपिक था। आज अपन ने तीनों पढ़े हैं अपन ने। अब देखो कितनी सिंपल सी बात मैंने आपको कही थी कि आप यहाँ पे डेली पढ़ो 15 से 20 मिनट। अब ये बताओ अब यहाँ पे अपन ने 30 मिनट टोटल पढ़े हैं और यहाँ पे पढ़ने की बात क्या है, बस केवल आपने सिंपल आयतन अल्पांश को समझा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी टो बराबर H1 H2 H3 DU1 DU2 D3, ठीक है। उसी प्रकार अपन बात करें अगर पृष्ठीय की बात करते हैं तो आपको इसी प्रकार पृष्ठीय भी याद रखना पड़ेगा भाई। पृष्ठीय याद रखना पड़ेगा। डेल एस बराबर क्या आएगा हमारे पास H1 H2। अगर अपन सिंपल बात करते हैं तो यहाँ पे H1 H2 DU1 U2 E3 कैप। तो इस प्रकार आपको फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। अब क्या कहना चाहता हूँ, मैंने आपसे बार बार ये कहा है कि आप क्या करो रिवीजन कर लिया करो डेली की डेली, मतलब साथ के साथ रिवीजन कर लिया करो। तो फिर कईयों की दिक्कत ये आती है कि मतलब कई तो कर लेते हैं, कई बात नहीं रिवीजन सही है, लेकिन कई नहीं कर पाते हैं भाई साहब रिवीजन। अब वो सोचते हैं रिवीजन कैसे करें, डेली इसको पढ़ें फिर माइंड में भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वो करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन अपने पास है। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, कितना अच्छी तरीके से गाइड कर रहा हूँ और अच्छे मतलब यहाँ पे आपको मैं जो भी हो सकता है वैसे बेस्ट वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। बेस्ट फैसिलिटी आपको दी जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको एक और फैसिलिटी दे रहा हूँ कि आप इसको याद कैसे करोगे, ट्रिक प्रदान कर रहा हूँ मैं आपको। इसको याद कैसे करोगे, इसका रिवीजन कैसे करोगे रेगुलरली, और वो भी कम टाइम में, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। तो बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है कि चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका इस प्रकार आपको शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। किस प्रकार, देखो यहाँ पे लिखो चैप्टर फर्स्ट शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं। देखो कैसे, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, देखो निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा है। सिंपल मैंने लिख लिया, कार्तीय, गोलीय, बेलनी, वक्र रेखीय, लांबिक वक्र रेखीय, एक्स वाई जेड, आर थीटा फाई और रो फाई जेड, U1 U2 U3, इस प्रकार मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे। अब आपको देखो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे वहाँ पे थियोरटिकल पार्ट पढ़ोगे और थोड़ा सा आपके जो माइंड है वो क्लियरिफाई नहीं कर पाएगा कि ये टॉपिक कितना बड़ा है। अब यहाँ पे देखो कितना छोटा मैंने कर दिया है और पूरी बातें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो सिंपल सी बात है। उसी प्रकार देखो आधार सदिश किसी प्रकार बी से निरूपित करते हैं, ठीक है। डी आर वेक्टर DU1, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डी आर वेक्टर का फॉर्मूला किसके रूप में, आधार सदिश के रूप में, B1 DU1 B2 DU2, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें जब काम करेंगे, काम में लेंगे ये फॉर्मूले, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको इस प्रकार याद करना। उसके बाद में देखो अपन अदिश गुणांक की बात करते हैं। देखो इस प्रकार H1, ठीक है, और H1 इसका अदिश गुणांक क्या होता है, हमारे पास जो आधार सदिश होता है उसका परिमाणित होता है अदिश गुणांक। उसके बाद अपन बात करते हैं इकाई सदिश के बारे में, इस प्रकार आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि ये सारा जो मैटर है आप यहाँ पे इस प्रकार अगर शॉर्ट नोट्स बना के रखते हो तो आपको रिवीजन करने में मात्र 5 मिनट लगेंगे। और डेली इस प्रकार रिवीजन करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें रटी हुई हो जाएंगी और आपको एकदम शॉर्ट तरीके से आपके माइंड में केवल एक पेज खुलेगा ये वाला, और एक पेज में आप पूरा मतलब एक चैप्टर का एक तरीके से देख सकते हो, क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का जो कि मैंने आपको बताया। अब आप देख लो आपके हिसाब से आप इसको अप्लाई करते हो तो बढ़िया है, अगर आप पहले से करते आ रहे हो ये काम तो और भी बढ़िया है।
और अगर नहीं आ रहा, नहीं आप यूज नहीं कर रहे हो तो करो, इसको यूज़ करो, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखो आज का जो मैंने पढ़ा है अभी, अब जैसे रेखीय अल्पांश है, अब रेखीय अल्पांश में सिंपल देखो L1 H1 DU1, ठीक है। इस प्रकार अपन सदिश रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार अपन देखिए हम पृष्ठीय की बात करें अगर, तो पृष्ठीय में देखो हमारे पास क्या आता है, देखो H1 H2 DU1 U2, तो हमारे पास जो एकांश सदिश है वो तो उल्टा आता है यहाँ पे, ई कैप E3 कैप। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। और आयतन अल्पांश भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखो D2 बराबर H1 H2 H3 DU1 U2 E3। तो इस प्रकार आप शॉर्ट नोट्स तैयार करो। ये मैं आपको मतलब वो कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ इस तरीके देखा जाए तो, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक रहेगा, अगले दिन से अपन बात करते हैं। अगली क्लास अपनी जो रहेगी, क्लास नंबर 4 रहेगी, उसमें अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में। अब अपन ने पढ़े यहाँ पे देखो कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़े हैं, गोलीय पढ़े हैं, ठीक है। उसके अलावा लांबिक, वक्र रेखीय, वो भी जो भी पढ़े हैं सारे पढ़े हैं ना, और सिलेंड्रिकल पढ़े हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे बात करते हैं अपन उनमें आपस में संबंध निरूपित करेंगे। एक चीज़ तो ये रही। उसके बाद में अपन यहाँ पे करेंगे कि जिस प्रकार हमने यहाँ पे कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए वहाँ पे अदिश गुणांक 1 1 1 हमने प्रूफ किया था, उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे अपन जो हमारे पास गोलीय है, ठीक है, और हमारे पास जो सरफेस के लिए है हमारे पास, तो वहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, वहाँ पे भी अपन वहाँ पे अदिश गुणांक का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास इस चैप्टर में कम से भी कम अभी तक देखा जाए ना तो 6 से 7 क्वेश्चंस तो इस प्रकार बनते हैं, ठीक है, संबंध के बनते हैं। और उसमें वहाँ पे अदिश गुणांक का जो मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कल जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे आते ही वो पढ़ेंगे अपन कार्तीय निर्देश तंत्र व गोलीय निर्देश तंत्र के मध्य संबंध, ठीक है। तो कार्तीय निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र में आते ही कल अपन संबंध पढ़ेंगे, क्योंकि और ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। मैं आपको लिखवा दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आपको एक बार छोटे रूप में लिखा देता हूँ यहाँ पे कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे और किस प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि अपन यहाँ पे बात करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ये अपन पूरी जो अपना चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ एक साथ। ये तो क्या है, अपनी डिक्शनरी थी, ये जो मैंने पीछे पढ़ी है ना भाई, ये हमारे पास जितने भी आधार, अदिश गुणांक, एकांश सदिश, ठीक है, मतलब सदिश गुणांक, ये सारे क्या है हमारे पास, मतलब ये डिक्शनरी है मैथमेटिकल फिजिक्स की, ये तो आपको आनी ही चाहिए। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन, अभी चैप्टर अब होता है हमारा चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर जो होगा अब होगा हमारा स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हमें यहाँ पे कार्तीय निर्देश तंत्र में कार्तीय व गोलीय के मध्य संबंध निकालना है। उसी प्रकार अपन बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं और कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देश तंत्र में संबंध निकालो भाई। अब कार्तीय, अरे कार्तीय व गोलीय में कर लिया तो बेलनी में निकाल लो भाई। कार्तीय निकाल लिया, कार्तीय से गोलीय में, और कार्तीय से बेलनी में निकाल दिया। अब फिर बात करते हैं हमारे पास इसके अलावा, और अपन बात करें संबंध की, तो देखो संबंध वाले क्वेश्चन तो अपन इतने ही बनते हैं, और इतने ही बनते हैं संबंध हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा अपन बात करें, इसके अलावा 2-3 और भी हैं, जैसे कि मान लो तीसरा क्वेश्चन अपन बात करें कि हमारे पास देखो अदिश गुणांक के रूप में, अदिश गुणांक का मान ज्ञात करो, किसमें, गोलीय में ज्ञात करो और बेलनी में ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अदिश गुणांक किसमें, बेलनी में ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसमें अपन को सिद्ध करना पड़ेगा, वहाँ पे 1 1 किया था कार्तीय में, यहाँ पे करना पड़ेगा अपन को 1 रो 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार हमारे पास है कि अदिश गुणांक का जो मान है हमारे पास, अदिश गुणांक का जो मान है वो हमारे पास किसके लिए प्रूफ करो, गोलीय के लिए प्रूफ करो। किसके लिए, गोलीय के लिए। तो सिलेंडर यहाँ पे गोलीय के लिए प्रूफ करेंगे अपन, यहाँ पे गोलीय के लिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो हमारे पास 1 r साइन थीटा, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो उसके अलावा देखो हमारे पास सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र एक लांबिक निर्देश तंत्र होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है, हमें प्रूफ करना है कि गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय जो निर्देश तंत्र होता है वो क्या होता है, लांबिक निर्देश तंत्र होता है। ये प्रूफ करना है हमें, लांबिक निर्देश तंत्र होता है, निर्देश तंत्र होता है, ये हमें प्रूफ करना है। आगे लिख दो प्रूफ, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, देखो भाई सिद्ध कीजिए कि बेलनीय निर्देश तंत्र एक लांबिक होता है। हमें क्या करना है, देखो गोलीय भी होता है, और क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, यहाँ पे गोलीय की जगह लिख लो बेलनी,
बेलनी निर्देश तंत्र भी क्या होता है हमारे पास, लांभिक निर्देश तंत्र होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है। क्या है भाई, कार्तीय और गोलीय में संबंध, कार्तीय बेलनी में संबंध, उसके अलावा अदिश गुणांक के लिए ये प्रूव करना है अपन को बेलनी के लिए, फिर अदिश गुणांक फिर हमें गोलीय के लिए, ठीक है, इस प्रकार। और इस प्रकार देखो गोलीय निर्देश तंत्र से लांबिक प्रूव करना है और फिर बेलनी को भी अपने को लांबिक प्रूव करना है। तो 6 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके अलावा हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था कर्ल, डाइवर्जेंस, इनके बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था केवल कार्तीय के रूप में, XYZ के रूप में, लेकिन यहाँ पे अपन पढ़ेंगे गोलीय में, ठीक है, सिलेंड्रिकल में। इस प्रकार हमारा ये फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये हमारे टॉपिक हैं और कल अपन आते पढ़ेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र व गोलीय निर्देश तंत्र में संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे आप आज मैंने आपका टेस्ट नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार आपको तैयार कर लेना है परफॉर्मा, और फिर आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो आराम से क्विक रिवीजन करके 5 मिनट के अंतर्गत, और ईमानदारी से देना है। नहीं कहीं बगल में नोट्स खोल लो और फिर मैं आपसे पूछूँ तो आप इसमें बता दो देखते देखते, वो तो फिर आपके ऊपर है। आप खुद से धोखा दोगे खुद को तो फिर खुद के लिए भोगोगे फिर, ठीक है। तो वही बात है, बस आपको इस प्रकार आपको क्या है शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं और आपको क्विक रिवीजन करना है, डेली के डेली करना है। बस ये रहा अपना आज का मैटर, ठीक है। अब मिलते हैं कल अगले लेक्चर में और भी शानदार तरीके से, ठीक है।